वेलकम टू द करंट अफेयर्स हाइब्रिड ऑडियो बुक सीरीज। इस सीरीज में हम विजन आईएएस मंथली मैगजीन से यूपीएससी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट करंट डेवलपमेंट्स को कवर करेंगे। यू आर वॉचिंग यूपीएससी सिविल 360। Just plug in and stay UPSC ready. Today we are going to discuss international relations from the October monthly magazine of Vision IAS. इस टॉपिक का समरी नोट्स के लिए हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। So let's dive deep into the topic. आज की हमारी पहली चर्चा एक ग्लोबल ट्रेंड पर है, एक ऐसा ट्रेंड जो दुनिया भर में चिंता का विषय बना हुआ है। एंटी इमिग्रेशन पॉलिसीज का बढ़ना। वेस्टर्न डेमोक्रेसीज से लेके एशिया तक हमें एंटी इमिग्रेशन रेटोरिक, प्रोटेस्ट्स और रिस्ट्रिक्टिव पॉलिसीज में एक सर्ज देखने को मिल रहा है। हाँ बिल्कुल, और हाल ही में कुछ बहुत कॉन्क्रीट एग्जाम्पल्स भी सामने आए हैं। जैसे यूएस में H-1B वीजा फीस का बढ़ना, वो तो सीधे तौर पर हमारे स्किल्ड प्रोफेशनल्स को अफेक्ट करता है। एग्जैक्टली, और ये सिर्फ अमेरिका तक सीमित नहीं है। जापान में सेंसेतो पार्टी जैसी पॉलिटिकल पार्टीज हैं जो इमिग्रेशन को एक साइलेंट इन्वेजन तक कह रही हैं। साइलेंट इन्वेजन, ये तो बहुत स्ट्रॉन्ग लैंग्वेज है। और ऑस्ट्रेलिया में भी इंडियन माइग्रेशन के खिलाफ मार्च फॉर ऑस्ट्रेलिया जैसे प्रोटेस्ट्स हुए हैं। तो ये सब घटनाएं, ये किसी एक जगह की बात नहीं है, ये एक बड़े अंडरलाइंग ट्रेंड की तरफ इशारा करती हैं। और वो है द राइज ऑफ पॉपुलिज्म। पॉपुलिज्म यानी लोक लुभावन राजनीति। हाँ, पॉपुलिस्ट पॉलिटिक्स मतलब वो अक्सर आम जनता की एंग्जाइटीज को, चाहे वो इकोनॉमिक हो या कल्चरल, एक हथियार की तरह इस्तेमाल करती है। अच्छा, तो इसका मतलब ये है कि सरकारें भी इस पब्लिक सेंटिमेंट के दबाव में आके कदम उठाती हैं। उनका टिपिकल रिस्पॉन्स क्या होता है? हाँ बिल्कुल, सरकारों का रिस्पॉन्स भी एक पैटर्न फॉलो करता है। वो लीगल माइग्रेशन रूट्स कम कर देती हैं, बॉर्डर प्रोटेक्शन को बहुत सख्त कर दिया जाता है। माइग्रेंट्स के लिए जो वेलफेयर बेनिफिट्स होते हैं जैसे हेल्थ और एजुकेशन, उन्हें रिस्ट्रिक्ट कर दिया जाता है। और ओवरऑल डिटरेंस मेजर्स को मजबूत किया जाता है ताकि माइग्रेशन डिस्करेज हो। तो इस एंटी इमिग्रेशन सेंटिमेंट के बढ़ने के पीछे असल वजह क्या है? मतलब मेन कॉजेस क्या हैं? इकोनॉमिक फैक्टर्स तो सबसे बड़ा कारण लगते हैं, है ना? बिल्कुल, ये डर बहुत शक्तिशाली है कि इमिग्रेंट्स स्थानीय लोगों की नौकरियां ले लेंगे या लो स्किल्ड सेक्टर्स में वेजेस कम कर देंगे और वेलफेयर सिस्टम्स पर बोझ डालेंगे। ये बात भी तो कही जाती है। सही बात है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण ब्रेक्जिट कैंपेन था। वहां यूरोपियन यूनियन से आए माइग्रेंट्स के कारण जॉब लॉस का डर एक मेजर ड्राइविंग फैक्टर था और उसने पूरे देश का भविष्य ही बदल दिया। और इकोनॉमिक डर के अलावा एक सोशल और कल्चरल एंगल भी तो है। ये जो नेशनल आइडेंटिटी या हमारी संस्कृति के खतरे में होने की बात है। आपने बिल्कुल सही पॉइंट उठाया। ये दूसरा बड़ा फैक्टर है, सोशल एंड कल्चरल एंजाइटी। कई समाजों में माइग्रेंट्स को नेशनल आइडेंटिटी, लैंग्वेज, कल्चर और रिलीजियस ट्रेडिशंस के लिए एक खतरे के रूप में देखा जाता है। ये कल्चरल एंजाइटी यूरोप और यूएसए में काफी साफ तौर पे दिखती है। बहुत ज्यादा। इटली की प्राइम मिनिस्टर जॉर्जिया मेलोनी का माइग्रेंट इन्वेजन की वार्निंग देकर पॉलिटिकल ग्राउंड गेन करना इसका एक सीधा उदाहरण है। वो दिखाती हैं कि कैसे कल्चरल फियर्स को पॉलिटिकल सपोर्ट में बदला जा सकता है। और इसमें मिस इन्फॉर्मेशन का भी बहुत बड़ा हाथ होगा सोशल मीडिया के दौर में तो। निश्चित रूप से। ये हमारा चौथा फैक्टर है, मिस इन्फॉर्मेशन एंड मीडिया। माइग्रेंट्स कॉज क्राइम या माइग्रेंट्स टेक ऑल जॉब्स जैसी हेडलाइंस वायरल हो जाती हैं, भले ही उनमें सच्चाई ना हो। जर्मनी में माइग्रेंट क्राइम्स पर फेक न्यूज ने एंटी माइग्रेंट प्रोटेस्ट को हवा दी थी, जो दिखाता है कि मिस इन्फॉर्मेशन का रियल वर्ल्ड इंपैक्ट कितना खतरनाक हो सकता है। और सिक्योरिटी कंसर्न्स? हाँ, वो भी है। माइग्रेशन को इलीगल बॉर्डर क्रॉसिंग, टेररिज्म और ऑर्गेनाइज्ड क्राइम से लिंक कर दिया जाता है, जैसा हमने पोस्ट 9/11 अमेरिका में देखा। तो बेसिकली ये सारे कारण एक ही डर से जुड़े हैं, बदलाव का डर। ठीक है, तो ये तो हुए कारण, लेकिन जब देश अपनी बॉर्डर्स बंद करते हैं तो इसका असर क्या होता है? जाहिर है नेगेटिव ही होता होगा। असर बहुत गहरा और मल्टी डायमेंशनल होता है। सबसे पहले इकोनॉमिक इम्पैक्ट को देखें। एग्रीकल्चर, कंस्ट्रक्शन, हॉस्पिटैलिटी, ऐसे कई सेक्टर्स माइग्रेंट्स पर हेवीली डिपेंडेंट हैं। अच्छा। जब माइग्रेशन रिस्ट्रिक्ट होता है तो इन सेक्टर्स में लेबर शॉर्टेजेस हो जाती हैं और उससे फिर लेबर कॉस्ट्स बढ़ती हैं और ग्रोथ कम होती है। एग्जैक्टली। पोस्ट ब्रेक्जिट यूके का फार्म लेबर क्राइसिस इसका एक टेक्स्ट बुक एग्जाम्पल है, जहां फल और सब्जियां खेतों में ही सड़ गईं क्योंकि उन्हें तोड़ने वाले माइग्रेंट वर्कर्स ही नहीं थे। और डेमोग्राफिक इम्पैक्ट का क्या? ज्यादातर डेवलप्ड कंट्रीज तो एजिंग पॉपुलेशन की समस्या से जूझ रहे हैं, उनके लिए तो यंग माइग्रेंट्स एक जरूरत होनी चाहिए ना? बिल्कुल, ये एक बहुत बड़ा पैराडॉक्स है। जापान और यूरोपियन यूनियन जैसे रीजन्स पहले से ही वर्कफोर्स शॉर्टेजेस फेस कर रहे हैं। फ्यूअर वर्किंग एज टैक्स पेयर्स का मतलब है अ हायर डिपेंडेंसी रेशियो, मतलब नॉन वर्किंग पॉपुलेशन का बोझ वर्किंग पॉपुलेशन पर बढ़ जाता है। एंटी इमिग्रेशन पॉलिसीज इस प्रॉब्लम को और बढ़ा देती हैं। एक और सरप्राइजिंग इम्पैक्ट इनोवेशन पर भी तो पड़ता होगा। हाँ, और ये अक्सर ओवरलुक कर दिया जाता है। स्किल्ड माइग्रेंट्स को रिस्ट्रिक्ट करने से देश की इनोवेशन कैपेसिटी घटती है। एक बहुत ही दिलचस्प फैक्ट ये है कि यूएस की 55% $1 बिलियन स्टार्टअप्स में कम से कम एक इमिग्रेंट फाउंडर है। वाओ, 55%! ये बहुत बड़ा नंबर है। ये दिखाता है कि माइग्रेंट सिर्फ लेबर नहीं बल्कि इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरशिप भी लाते हैं। सो व्हाट इज दिस ऑल मीन फॉर इंडिया?
भारत, जिसका इतना बड़ा डायस्पोरा है, इस ग्लोबल ट्रेंड को कैसे देख रहा है? हमने इलीगल इमिग्रेशन को रोकने के लिए क्या कदम उठाए हैं? देखिए, भारत ने इस मुद्दे पर कदम उठाए हैं। हमारे पास नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स (NRC) है, जो सबसे पहले 1951 में असम में इलीगल इमिग्रेंट्स को आइडेंटिफाई करने के लिए तैयार किया गया था। और इमिग्रेशन एंड फॉरेनर्स एक्ट 2025 भी है? हाँ, जो सेंट्रल गवर्नमेंट को फॉरेनर्स के एंट्री और एग्जिट को रेगुलेट करने का अधिकार देता है। लेकिन भारत के लिए असली चुनौती अपने उन नागरिकों की सुरक्षा है जो दूसरे देशों में काम कर रहे हैं। तो भारत को इस ग्लोबल ट्रेंड पर रिस्पॉन्ड कैसे करना चाहिए? इसके लिए एक मल्टी प्रोंग्ड अप्रोच की जरूरत है। फर्स्ट, हमें डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट को स्ट्रेंथन करना होगा। मतलब होस्ट नेशंस के साथ बायलैटरल एग्रीमेंट्स करके? हाँ, यूएस, ऑस्ट्रेलिया, जापान जैसी होस्ट नेशंस के साथ बायलैटरल एग्रीमेंट्स करके इंडियन माइग्रेंट्स के राइट्स, सेफ्टी और फेयर ट्रीटमेंट को एंश्योर करना हमारी प्रायोरिटी होनी चाहिए। और डायस्पोरा डिप्लोमेसी का रोल? सेकंड, हमें अपनी डायस्पोरा डिप्लोमेसी को लेवरेज करना होगा। एम्बेसीज और कल्चरल मिशंस का इस्तेमाल स्टीरियोटाइप्स को काउंटर करने और इंडियन डायस्पोरा के पॉजिटिव कंट्रीब्यूशंस को हाईलाइट करने के लिए करना चाहिए। और डोमेस्टिक लेवल पर क्या किया जा सकता है? क्या मेक इन इंडिया जैसी स्कीम्स पुश फैक्टर्स को कम करने में मदद कर सकती हैं? बिल्कुल। थर्ड, डोमेस्टिक लेवल पर मेक इन इंडिया, स्किल इंडिया जैसी स्कीम्स के इफेक्टिव इंप्लीमेंटेशन से पुश फैक्टर्स को कम करना होगा, ताकि लोगों को बेहतर अपॉर्चुनिटीज देश में ही मिले। एंड फोर्थ, एंड परहैप्स मोस्ट इंपॉर्टेंट इन टुडेज एज, इज टू काउंटर मिस इन्फॉर्मेशन। डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के साथ कोलैबोरेट करके फेक न्यूज को रोकना बहुत जरूरी है। तो संक्षेप में, एंटी इमिग्रेशन सेंटिमेंट ग्लोबल एंग्जाइटीज को दिखाता है। भारत जैसे देश के लिए, जिसका इतना बड़ा डायस्पोरा है, प्रायोरिटी अपने लोगों की सुरक्षा और रिस्पॉन्सिबल माइग्रेशन सुनिश्चित करना है। चलिए अब रुक करते हैं भारत के पड़ोस की ओर, इंडिया अफगानिस्तान रिलेशंस। हाल ही में अफगानिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर ने न्यू दिल्ली का दौरा किया। ये अगस्त 2021 में तालिबान के सत्ता में आने के बाद पहली मिनिस्ट्रियल लेवल विजिट थी। ये बहुत सिग्निफिकेंट विजिट है और इसके कुछ की आउटकम्स भी हैं जो काफी इंपॉर्टेंट है। जैसे? सबसे पहले तो डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट। भारत ने काबुल में अपने टेक्निकल मिशन को वापस फुल एम्बेसी ऑफ इंडिया में अपग्रेड कर दिया है। ये तालिबान के साथ एंगेजमेंट बढ़ाने का एक साफ सिग्नल है। अच्छा, और ट्रेड के लिए? कनेक्टिविटी के फ्रंट पर ट्रेड को फैसिलिटेट करने के लिए इंडिया अफगानिस्तान एयर फ्रेट कॉरिडोर को फिर से लॉन्च किया गया है। और जो हमारे पुराने प्रोजेक्ट्स हैं, जैसे सलमा डैम? हाँ, इंफ्रास्ट्रक्चर कॉर्पोरेशन में भारत सलमा डैम, जिसे इंडिया अफगानिस्तान फ्रेंडशिप डैम भी कहते हैं, जैसे प्रोजेक्ट्स में सहयोग जारी रखेगा और नए हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स पर भी कोलैबोरेशन होगा। लेकिन सवाल यह है कि तालिबान से दोबारा बात करने में भारत को ऐसा क्या दिख रहा है? आखिर हमारा स्टैंड तो हमेशा से एक चुनी हुई सरकार का समर्थन करना रहा है। देखिए, ये एक प्रैग्मैटिक शिफ्ट है। ये आइडियोलॉजी से ज्यादा नेशनल इंटरेस्ट पर आधारित है। और नेशनल इंटरेस्ट में सबसे ऊपर है सिक्योरिटी। एग्जैक्टली। इसकी सबसे बड़ी वजह है स्ट्रेटेजिक एंड सिक्योरिटी इंटरेस्ट, स्पेसिफिकली काउंटर टेररिज्म। भारत बिल्कुल नहीं चाहता कि अफगानिस्तान अलकायदा, ISKP, लश्कर-ए-तैयबा और जैश-ए-मोहम्मद जैसे एंटी इंडिया टेरर ग्रुप्स का हब बने। और काबुल ने इस पर आश्वासन दिया है? हाँ, काबुल ने आश्वासन दिया है कि अफगान जमीन का इस्तेमाल भारत के खिलाफ नहीं होगा। अब इस पर कितना भरोसा किया जा सकता है, ये तो वक्त बताएगा। और जियोपॉलिटिक्स का एंगल, पाकिस्तान और चाइना को लेकर? वो दूसरी बड़ी वजह है जियोपॉलिटिकल बैलेंसिंग। पाकिस्तान का इन्फ्लुएंस अफगानिस्तान में कम हुआ है, जिससे भारत के लिए एक स्ट्रेटेजिक स्पेस बना है। साथ ही चाइना के एक्सपेंशन को चेक करना भी जरूरी है, जो BRI और CPEC के जरिए अपनी मौजूदगी बढ़ा रहा है। सही कहा। और तीसरी बड़ी वजह है भारत के इन्वेस्टमेंट्स, जो हमने पिछले 20 सालों में वहां किए हैं। हाँ, भारत ने अफगानिस्तान में 500 से ज्यादा डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स में लगभग $3 बिलियन का इन्वेस्टमेंट किया है। इन्हें प्रोटेक्ट करना भारत के लिए जरूरी है। अगर हम रीजनल कॉन्टेक्स्ट को देखें, तो रशिया और चाइना का क्या रोल है इस पूरी पिक्चर में? वो भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है। इंडिया ने रशिया, चाइना, पाकिस्तान के साथ मॉस्को फॉर्मेट कंसल्टेशंस में हिस्सा लिया है, जो दिखाता है कि भारत रीजनल कंसेंसस का हिस्सा बने रहना चाहता है। और रशिया ने तो तालिबान सरकार को फॉर्मली रिकॉग्नाइज भी कर लिया है। हाँ, जिससे तालिबान की लेजिटिमेसी और रीजन में रशियन इन्फ्लुएंस दोनों बढ़े हैं। चाइना भी पाकिस्तान, अफगानिस्तान ट्राइलैटरल कोऑपरेशन को प्रमोट कर रहा है। तो इन सब डेवलपमेंट्स के बीच भारत को अपना स्पेस क्रिएट करना ही होगा। ठीक है, एंगेजमेंट की जरूरत समझ आती है, लेकिन इसमें चुनौतियां भी तो होंगी। चुनौतियां बहुत हैं। सबसे पहली तो यही है कि भारत ने तालिबान गवर्नमेंट को ऑफिशियली रिकॉग्नाइज नहीं किया है, जो कोऑपरेशन की डेप्थ को लिमिट करता है। और एक डिप्लोमेटिक डिलेमा भी तो है। बिल्कुल। एक तरफ रियल पॉलिटिक है जो एंगेजमेंट की मांग करती है, तो दूसरी तरफ एक ऑप्रेसिव रजीम को सपोर्ट करने का मॉरल रिस्क है, जिससे भारत की डेमोक्रेटिक वैल्यूज पर सवाल उठ सकते हैं। और ह्यूमन राइट्स कंसर्न्स तो हैं ही, खासकर महिलाओं को लेकर। हाँ, तालिबान का थियोक्रेटिक गवर्नेंस और महिलाओं पर रिस्ट्रिक्शंस भारत के वैल्यूज से बिल्कुल अलग हैं। तो ये एक बहुत ही डेलिकेट बैलेंसिंग एक्ट है। तो कुल मिलाकर एंगेजमेंट का मतलब एंडोर्समेंट नहीं है? बिल्कुल नहीं। ये एक रियलिस्टिक रिकॉग्निशन है कि भारत के लॉन्ग टर्म सिक्योरिटी और रीजनल इंटरेस्ट के लिए डायलॉग जरूरी है, चाहे सत्ता में कोई भी हो। तो एक तरफ अफगानिस्तान जैसा मुश्किल पड़ोसी और दूसरी तरफ हमारे पुराने दोस्त। अब हमारी आखिरी चर्चा एक ऐसे रिश्ते पर
जो वक्त की कसौटी पर खरा उतरा है लेकिन अब नए दौर की चुनौतियों का सामना कर रहा है, इंडिया रशिया रिलेशंस। दोनों देशों ने हाल ही में 2000 डिक्लेरेशन ऑफ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की 25th एनिवर्सरी मनाई है। हाँ, और ये पार्टनरशिप कई दशकों में इवॉल्व हुई है। 1947 में डिप्लोमेटिक रिलेशंस की शुरुआत से लेकर 1975 में भारत के पहले सैटेलाइट आर्यभट्टा के लॉन्च तक सोवियत संघ हमारा एक की पार्टनर था। 2000 में ये स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप बनी, जिसे 2010 में स्पेशल एंड प्रिविलेज स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप में अपग्रेड किया गया, और 2021 में पहला 2+2 मिनिस्ट्रियल डायलॉग हुआ, जो दिखाता है कि ये रिश्ता कितना गहरा है। इस रिश्ते का सबसे मजबूत पिलर तो हमेशा से डिफेंस एंड सिक्योरिटी कोऑपरेशन रहा है। S-400, ब्रह्मोस, K203 राइफल्स, ये नाम तो हर किसी ने सुने हैं। बिल्कुल। सिप्री के अनुसार 2020-24 में रूस भारत का सबसे बड़ा डिफेंस सप्लायर रहा, जो हमारे कुल इंपोर्ट्स का 36% था। लेकिन अब ये रिश्ता सिर्फ बायर सेलर का नहीं रहा, बल्कि जॉइंट डेवलपमेंट और प्रोडक्शन तक इवॉल्व हो गया है। ब्रह्मोस मिसाइल इसका सबसे बेहतरीन उदाहरण है। डिफेंस के अलावा एनर्जी सिक्योरिटी में भी रूस एक बहुत बड़ा पार्टनर बनकर उभरा है, खासकर यूक्रेन वॉर के बाद। हाँ, आज रूस भारत का सबसे बड़ा क्रूड ऑयल सप्लायर है, और डिस्काउंटेड ऑयल से हमें इन्फ्लेशन कंट्रोल करने में बहुत मदद मिली है। कुरनकुलम न्यूक्लियर प्लांट भी तो इसी पार्टनरशिप का सिंबल है। बिल्कुल, और ट्रेड भी तेजी से बढ़ा है। बायलैटरल ट्रेड लगभग $68.7 बिलियन तक पहुंच गया है, और 2030 तक का टारगेट $100 बिलियन का है। लेकिन इस ट्रेड में एक बड़ी समस्या भी तो है, ट्रेड इम्बैलेंस। ये बहुत ज्यादा है। हाँ, ये इस रिश्ते की सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक है। इंपोर्ट्स लगभग $64 बिलियन के हैं, जबकि हमारे एक्सपोर्ट्स सिर्फ $5 बिलियन से भी कम। ये तो एक तरफा रास्ता हो गया है, और इसी से जुड़ा रुपी सरप्लस इशू भी है, जिसके बारे में काफी चर्चा हो रही है। ये असल में है क्या? इसे थोड़ा आसान भाषा में समझाएंगे? हाँ, इसे ऐसे समझिए कि रुपी रूबल ट्रेड के कारण रूस के वोस्ट्रो अकाउंट्स में जो एक्सेस रुपीस जमा हो गए हैं, वो उन्हें भारत के बाहर एक्सटर्नल पेमेंट्स के लिए इस्तेमाल नहीं कर पा रहा है। तो वो पैसा एक तरह से फंस गया है। ये एक बड़ा इकोनॉमिक बॉटलनेक बन गया है। और जियोपॉलिटिकल लेवल पर भी तो कुछ डाइवर्जेंस दिख रहा है। एक तरफ भारत यूएस के नजदीकी क्वाड, और दूसरी तरफ रशिया चाइना की नो लिमिट्स पार्टनरशिप। ये इस समय भारतीय विदेश नीति का सबसे बड़ा सवाल है। एक तरफ भारत की यूएस के साथ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप बढ़ रही है, इंडो पैसिफिक फोकस के साथ, तो दूसरी तरफ रशिया चाइना की पार्टनरशिप है, और रशिया पाकिस्तान कोऑपरेशन भी बड़ा है। ये भारत के लिए एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है। और यूएस सैंक्शंस अंडर CRTSA का खतरा भी तो है। हाँ, S-400 डील के बाद सैंक्शंस के डर से कोई बड़ी नई डिफेंस डील साइन नहीं हुई है। तो भारत इस बैलेंसिंग एक्ट को मैनेज कैसे कर रहा है? रशिया और यूएसए दोनों को एक साथ कैसे साध रहा है? इसका जवाब एक शब्द में है, स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी। स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी? हाँ, इसका मतलब है कि भारत किसी भी गुट में शामिल होने से बचता है और नेशनल इंटरेस्ट पर फोकस करता है। यूक्रेन वॉर पर UNSC वोट से एब्सटेन करना इसका एक क्लासिक एग्जाम्पल है। तो भारत डुअल एंगेजमेंट की पॉलिसी अपना रहा है। बिल्कुल, रूस के साथ ऑयल और डिफेंस जैसे स्ट्रॉन्ग टाइज जारी रखना, और साथ ही यूएस के साथ टेक्नोलॉजी और इंडो पैसिफिक में पार्टनरशिप को गहरा करना। और ब्रिक्स, SCO, G20 जैसे प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल भी। हाँ, इन प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल ग्लोबल ब्लॉक्स के बीच क्वाइट डिप्लोमेसी और संतुलन बनाए रखने के लिए किया जाता है। तो भविष्य में इस रिश्ते को मजबूत बनाए रखने के लिए क्या करना होगा? वे फॉरवर्ड क्या है? सबसे पहले तो म्यूचुअल ट्रस्ट को और एनहांस करना होगा। ट्रेड को डाइवर्सिफाई करना होगा, ताकि भारत के एक्सपोर्ट्स बढ़ें और ट्रेड डेफिसिट कम हो। और डिफेंस में? ब्रह्मोस की सफलता पर बिल्ड करते हुए न्यू जेन डिफेंस टेक्नोलॉजीज पर जॉइंट R&D को बढ़ावा देना होगा, और AI, क्वांटम टेक, साइबर सिक्योरिटी जैसे न्यू सेक्टर्स में कोऑपरेशन बढ़ाना होगा। तो इस पार्टनरशिप का भविष्य डिफेंस और एनर्जी से परे डाइवर्सिफिकेशन पर डिपेंड करेगा, और भारत की स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी को बनाए रखने की एबिलिटी पर। आज की चर्चा से एक सवाल उठता है, जैसे जैसे दुनिया मल्टीपोलर होती जा रही है, क्या भारत की स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी की पॉलिसी भविष्य में और ज्यादा चैलेंजिंग या और ज्यादा रिवॉर्डिंग साबित होगी, स्पेशली जब उसे अपने पुराने एलाइज और नए पार्टनर्स के कन्फ्लिक्टिंग इंटरेस्ट को नेविगेट करना होगा? गाजा पीस समिट से जरूर। सबसे पहले तो ये बताइए कि ये गाजा पीस समिट जो हाल ही में हुआ, इसकी जरूरत क्यों पड़ी? इसका बैकग्राउंड क्या है? तो देखिए, ये समिट ईजिप्ट के शार्म एल शेख में आयोजित हुआ था, और इसे USA और इजिप्ट ने मिलकर को-होस्ट किया था। ओके। इसका सीधा सीधा मकसद था गाजा में चल रहे कॉन्फ्लिक्ट को रोकना, शांति बहाल करना, और पूरे मिडिल ईस्ट रीजन में मतलब एक तरह से स्थिरता लाना, जो पूरी दुनिया की इकोनॉमी और सिक्योरिटी के लिए बहुत जरूरी है। ठीक है, तो इस समिट से निकलकर क्या आया? क्या कोई बड़ा समझौता हुआ, कोई डिक्लेरेशन? हाँ, इसका सबसे बड़ा आउटकम रहा एक डिक्लेरेशन, जिस पर 4 मुख्य सीज फायर मीडिएटर्स ने साइन किए। 4 मीडिएटर्स कौन कौन थे ये? USA, इजिप्ट, कतर और टर्की। ओके। और इसे USA के 20 पॉइंट पीस प्लान पर बेस किया गया है, जिसे ट्रंप डिक्लेरेशन भी कहा जा रहा है। इसका कोर प्रिंसिपल ये है कि भविष्य में किसी भी विवाद को ताकत से नहीं बल्कि बातचीत से सुलझाया जाएगा। बातचीत से समाधान, ये सुनने में तो अच्छा लगता है, लेकिन इसमें और क्या कॉन्क्रीट पॉइंट्स थे, जैसे हमास या गाजा के भविष्य को लेके? डिक्लेरेशन में 2 बड़ी बातें कही गई।
पहली, हमास को अपने हथियार डालने होंगे, मतलब उसका डिसआर्मामेंट किया जाएगा। राइट। और दूसरी, गाजा का पुनर्निर्माण होगा, लेकिन इंटरनेशनल सुपरविजन के तहत। लॉन्ग टर्म के लिए यह भी कहा गया कि पैलेस्टीनियंस को गाजा से जबरदस्ती नहीं निकाला जाएगा और इजराइल भी गाजा पर कब्जा या उसे एनेक्स नहीं करेगा। एक मिनट, आपने निरस्त्रीकरण और पुनर्निर्माण की बात की, लेकिन सबसे बड़े सवाल का क्या? एक अलग फिलिस्तीनी देश, अ टू स्टेट सोल्यूशन। क्या इस घोषणा से उस दिशा में कोई रास्ता खुलता है? क्योंकि उसके बिना परमानेंट पीस की कल्पना करना तो मुश्किल है। यही तो सबसे दिलचस्प बात है। इस डिक्लेरेशन में टू स्टेट सोल्यूशन का जिक्र तक नहीं है। बिल्कुल भी नहीं। और ये एक बड़ा स्ट्रेटेजिक सिग्नल है। ऐसा लगता है कि मध्यस्थों को यह एहसास है कि जमीनी हकीकत फिलहाल इतनी जटिल है कि इस पर बात करने से पूरी डील ही खतरे में पड़ सकती थी। तो उन्होंने एक तरह से इस मुद्दे को अवॉइड किया। हाँ, एक तरह से इस सबसे मुश्किल सवाल को फिलहाल ठंडे बस्ते में डालना ही बेहतर समझा। ये एक प्रैग्मेटिक पर कंट्रोवर्शियल अप्रोच है। अंडरस्टूड। अच्छा, इस पूरे संघर्ष को सही कॉन्टेक्स्ट में समझने के लिए क्या हम इसके इतिहास के उन बड़े मोड़ों पर नजर डाल सकते हैं जिन्होंने इसे आज का रूप दिया? क्योंकि डेट्स की लंबी लिस्ट याद रखना मुश्किल होता है। जरूर। इस संघर्ष के इतिहास में आप कह सकते हैं 3 बड़े टर्निंग पॉइंट्स आए हैं। पहला था 1947 का यूएन पार्टीशन प्लान, राइट। जिसने ब्रिटिश पैलेस्टीन को एक अरब और एक जूइश स्टेट में बांटने का प्रस्ताव रखा। इसे जूइश लीडर्स ने तो स्वीकार कर लिया, पर अरब देशों ने रिजेक्ट कर दिया। और यहीं से मतलब बंटवारे और संघर्ष की नींव पड़ी। और दूसरा बड़ा मोड़ था 1967 का 6 डे वॉर। इस लड़ाई ने इस इलाके का नक्शा ही बदल दिया। इजराइल ने वेस्ट बैंक, गाजा स्ट्रिप, गोलन हाइट्स और सिनाई पेनिनसुला पर कब्जा कर लिया। और यहीं से ऑक्यूपेशन की कहानी शुरू हुई। एग्जैक्टली। और ये कब्जा आज भी विवाद का केंद्र है। और शांति की भी तो कोशिशें हुई होंगी। हाँ, और वही हमारा तीसरा टर्निंग पॉइंट है, 1993 के ओस्लो अकॉर्ड्स। ये इजराइल और पैलेस्टाइन के बीच शांति की पहली सबसे गंभीर और सीधी कोशिश थी। इसी से पैलेस्टीनियन अथॉरिटी बनी, जिसे सीमित सेल्फ रूल का अधिकार मिला। एक उम्मीद जगी थी, लेकिन ये प्रोसेस आगे नहीं बढ़ पाया। इसके बाद 2006 में हमास का गाजा में चुनाव जीतना और फिर 2020 के एब्राहम अकॉर्ड्स, जिसने इजराइल के रिश्ते कुछ अरब देशों से नॉर्मलाइज कर दिए, ये हाल के कुछ बड़े डेवलपमेंट्स हैं। तो जब हम इस पूरी हिस्ट्री को देखते हैं, ये साफ है कि ये रीजन कितना वॉलेटाइल है। भारत के लिए यहाँ शांति इतनी जरूरी क्यों है? इफ वी कनेक्ट दिस टू द बिगर पिक्चर, तो भारत के लिए इस रीजन की स्टेबिलिटी नॉन नेगोशिएबल है। पहली वजह है हमारी एनर्जी सिक्योरिटी। हाँ, तेल। बिल्कुल। भारत अपना लगभग 70% कच्चा तेल इसी रीजन से इंपोर्ट करता है। यहाँ जरा सी भी अस्थिरता का सीधा असर भारत में पेट्रोल डीजल की कीमतों पर पड़ता है। और वहाँ काम करने वाले भारतीयों का भी तो सवाल है। एग्जैक्टली। वो दूसरी बड़ी वजह है हमारा डायस्पोरा और रेमिटेंसेस। लाखों भारतीय यहाँ काम करते हैं और हर साल अरबों डॉलर भारत भेजते हैं। उनकी सुरक्षा और वेलबींग भारत सरकार की टॉप प्रायोरिटी है। और हमारे स्ट्रेटेजिक प्रोजेक्ट्स भी तो हैं। हाँ, तीसरा पॉइंट वही है। भारत के बड़े स्ट्रेटेजिक प्रोजेक्ट्स जैसे इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर यानी IMEC और I2U2 ग्रुप, इन सब की सफलता इसी बात पर टिकी है कि ये रीजन शांत रहे। इस जटिल मुद्दे पर भारत का ऑफिशियल स्टैंड क्या रहा है? क्या वो समय के साथ बदला है? हाँ, भारत का स्टैंड आप कह सकते हैं 3 फेजेस में इवॉल्व हुआ है। 1991 तक फेज 1 में भारत पूरी तरह से पैलेस्टीन के साथ था। हमने 2 स्टेट सोल्यूशन का समर्थन किया और 1988 में पैलेस्टाइन को एक देश के तौर पर मान्यता दी। और 1991 के बाद क्या बदला? 1991 से 2014 तक फेज 2 चला। कोल्ड वॉर खत्म हुआ, भारत की इकोनॉमी खुली और हमने 1992 में इजराइल के साथ फुल डिप्लोमेटिक टाई स्थापित किए। और डिफेंस पार्टनरशिप भी काफी बढ़ी। हाँ, इस दौर में खासकर डिफेंस सेक्टर में इजराइल हमारा एक की पार्टनर बन गया है। और आप करंट फेज में भारत की पॉलिसी क्या है? 2014 से जो फेज 3 चल रहा है, उसे डी-हाइफिनेशन पॉलिसी कहते हैं। डी-हाइफिनेशन मतलब इसको थोड़ा और सिंपल टर्म्स में समझाएंगे? डी-हाइफिनेशन का सीधा मतलब है कि भारत अब इजराइल से अपने रिश्ते को फिलिस्तीन के चश्मे से नहीं देखता और फिलिस्तीन से रिश्ते को इजराइल के नजरिए से नहीं। दोनों से हमारे रिश्ते अपनी अपनी जगह स्वतंत्र हैं। जैसे आप अपने 2 दोस्तों से अलग अलग दोस्ती रखते हैं, एक की वजह से दूसरे से रिश्ता तय नहीं करते। बिल्कुल सही। इसी पॉलिसी के तहत पीएम मोदी ने 2017 में इजराइल और 2018 में पैलेस्टाइन दोनों का दौरा किया। तो जब हम इस रीजन के स्ट्रैटेजिक लोकेशंस गाजा, वेस्ट बैंक और खासकर जेरूसलम के महत्व को देखते हैं, तो ये साफ हो जाता है कि भारत के लिए किसी एक का पक्ष लेना कितना मुश्किल होगा। तो इस जटिलता के बीच भारत का प्रैग्मेटिक रास्ता आखिर है क्या? भारत का रास्ता बैलेंस और डायलॉग का है। एक तरफ इजराइल के साथ अपने स्ट्रेटेजिक टाइज को मजबूत करना, जिसमें डिफेंस, टेक्नोलॉजी और एग्रीकल्चर शामिल हैं। और दूसरी तरफ एक पीसफुल रेजोल्यूशन और एक वायबल पैलेस्टीनियन स्टेट के लिए अपने लॉन्ग स्टैंडिंग सपोर्ट को बनाए रखना। तो एक तरफ भारत वेस्ट एशिया की जटिल भू राजनीति में एक नाजुक संतुलन साध रहा है,
वहीं दूसरी तरफ वो यूरोप के साथ अपनी आर्थिक साझेदारी को एक बिल्कुल नए और आधुनिक स्तर पर ले जा रहा है। हाँ। और इसी से जुड़ा है हमारा अगला अहम विषय, इंडिया ईफ्टा ट्रेड डील, जो भारत की ट्रेड स्ट्रैटेजी में एक बड़े बदलाव का संकेत है। ये बिल्कुल सही कनेक्शन है। टीपा यानी ट्रेड एंड इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट जो इंडिया और ईफ्टा के बीच 10 मार्च 2024 को साइन हुआ, वो दिखाता है कि भारत अब सिर्फ गुड्स के ट्रेड तक सीमित नहीं रहना चाहता। शुरू करने से पहले हमारे लिसनर्स के लिए ये क्लियर कर दीजिए कि ये एफ्टा आखिर है क्या। एफ्टा यानी यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन 4 देशों का ग्रुप है, स्विट्जरलैंड, नॉर्वे, आइसलैंड और लिechtenstein। अच्छा। ये अमीर यूरोपियन देश है, लेकिन एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि ये यूरोपियन यूनियन का हिस्सा नहीं है। इनकी कंबाइंड जीडीपी $1 ट्रिलियन से ज्यादा है और स्विट्जरलैंड इस ग्रुप में भारत का सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर है। ओके, तो इस टीपा डील की सबसे खास बातें क्या हैं? इसे इतना हिस्टोरिक क्यों कहा जा रहा है? इसका सबसे रेवोल्यूशनरी फीचर है कैपिटल इन्वेस्टमेंट कमिटमेंट। एफ्टा देश अगले 15 सालों में भारत में $100 बिलियन का इन्वेस्टमेंट प्रमोट करने के लिए लीगली बाउंड है। $100 बिलियन? ये आंकड़ा सुनने में बहुत बड़ा है, लेकिन क्या इसमें कोई शर्त भी है? क्या ये इन्वेस्टमेंट किसी भी सेक्टर में आ सकता है, या ये एफ्टा के अपने हितों से जुड़ा है? बहुत अच्छा सवाल है। ये इन्वेस्टमेंट प्रमोट किया जाएगा, जिसका मतलब है कि एफटीए सरकारें अपनी कंपनीज को भारत में इन्वेस्ट करने के लिए इनकरेज करेंगी, खासकर मैन्युफैक्चरिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे सेक्टर्स में। और इससे जॉब्स का क्या? इससे करीब 1 मिलियन डायरेक्ट जॉब्स पैदा होने की उम्मीद है। और हाँ, ये भारत के किसी भी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में अपनी तरह का पहला लीगली बाइंडिंग क्लॉज है। ये मेक इन इंडिया को एक जबरदस्त पुश देगा। इन्वेस्टमेंट के अलावा सर्विसेज सेक्टर, जो भारत की सबसे बड़ी ताकत है, उसके लिए इसमें क्या है? ये इसका दूसरा गेम चेंजिंग फीचर है, बूस्ट टू सर्विसेज एंड मोबिलिटी। ये पहला भारतीय एफटीए है जिसमें नर्सिंग, चार्टर्ड अकाउंटेंसी और आर्किटेक्चर जैसे प्रोफेशनल फील्ड्स के लिए म्यूचुअल रिकग्निशन एग्रीमेंट्स यानी एमआरएज शामिल हैं। एमआरए मतलब, इसे ऐसे समझिए, अब तक स्विट्जरलैंड में काम करने के लिए एक भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट को कई मुश्किल प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ता था, लेकिन इस एमआरए के बाद उसकी भारतीय डिग्री को वहां ज्यादा आसानी से मान्यता मिलेगी। ये भारतीय प्रोफेशनल्स के लिए एक तरह का स्किल पासपोर्ट है। ये तो वाकई बहुत बड़ी बात है। अच्छा, ट्रेड डील्स में अक्सर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स यानी आईपीआर को लेकर चिंता रहती है, खासकर भारत के फार्मा सेक्टर को। टीपीए में इसे कैसे हैंडल किया गया है? ये भी इस डील की एक बड़ी जीत है। आईपीआर कमिटमेंट्स को ट्रिप्स लेवल पर ही रखा गया है। ओके, इसका मतलब है कि भारत पर दवा पेटेंट को लेकर डब्ल्यूटीओ के स्टैंडर्ड से ज्यादा कोई अतिरिक्त सख्त शर्तें नहीं लगाई गईं। यह भारत की जेनेरिक दवा इंडस्ट्री के लिए एक बड़ी राहत है। और इससे वो जो एवरग्रीनिंग ऑफ पेटेंट्स की समस्या है, उस पर भी रोक लगेगी। बिल्कुल। इसे विदेशी कंपनियां छोटी मोटी फेरबदल करके अपनी महंगी दवाओं का पेटेंट सालों साल तक बढ़ा नहीं पाएंगी। मतलब दवाएं सस्ती बनी रहेंगी। ये फायदे तो साफ दिख रहे हैं, लेकिन ट्रेड डील्स को लेकर अक्सर एक डर रहता है कि इससे घरेलू छोटे उद्योगों को नुकसान हो सकता है। क्या इस डील में भारतीय एमएसएमईज को बचाने के लिए कोई सेफगार्ड्स हैं? दिस रेजेस एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बिल्कुल, हर डील के साथ चुनौतियां भी आती हैं। पहली चुनौती है ट्रेड इम्बैलेंस, व्यापार असंतुलन। हाँ, ईएफटीए के साथ हमारा व्यापार में बहुत बड़ा गैप है। हम उनसे खरीदते बहुत ज्यादा हैं और बेचते बहुत कम है। FY25 के आंकड़े देखें तो इंपोर्ट करीब 22.44 बिलियन का था और एक्सपोर्ट सिर्फ 1.97 बिलियन का। तो डर ये है कि ये गैप और बढ़ सकता है। हाँ, डर है कि टैरिफ्स हटने के बाद स्विस वॉचेस या नॉर्वेजियन सैमन जैसी चीजों का इंपोर्ट बढ़ेगा और ये गैप और चौड़ा हो सकता है। और हमारे फार्मर्स के लिए इसमें क्या है? एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट्स का क्या? ये दूसरी बड़ी चुनौती है। स्विट्जरलैंड जैसे देशों में क्वालिटी स्टैंडर्ड्स बहुत हाई हैं, जिन्हें मीट करना भारतीय एक्सपोर्टर्स के लिए मुश्किल हो सकता है। और कुछ प्रोडक्ट्स को तो बाहर भी रखा गया है। हाँ, डेयरी, सोया और कोल जैसे हमारे कई सेंसिटिव फार्म प्रोडक्ट्स को इस अग्रीमेंट से बाहर रखा गया है ताकि डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स को प्रोटेक्ट किया जा सके। तो एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट्स में बहुत ज्यादा उछाल की उम्मीद नहीं है। तो इन चुनौतियों को देखते हुए टीपा पर हमारा फाइनल टेकअवे क्या होना चाहिए? टीपा भारत का अब तक का सबसे मॉडर्न और एम्बिशियस ट्रेड एग्रीमेंट है। ये सिर्फ सामान खरीदने बेचने का समझौता नहीं है, बल्कि इन्वेस्टमेंट, टेक्नोलॉजी और स्किल्स पर फोकस करता है। राइट। ये ईएफपीए देशों के साथ हमारे आर्थिक रिश्तों को गहरा करेगा और सर्विसेज मोबिलिटी में नए स्टैंडर्ड सेट करेगा। लेकिन ट्रेड इम्बैलेंस और एग्रीकल्चरल मार्केट एक्सेस जैसी चुनौतियां असल हैं, जिनसे निपटने के लिए हमें डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग और क्वालिटी स्टैंडर्ड्स को इंप्रूव करना होगा। इंडियाज बायलैटरल एंड रीजनल एंगेजमेंट्स। कोलालंपुर मलेशिया में हाल ही में 47th आसियान समिट हुई। इसमें से हमारे एस्पिरेंट्स के लिए सबसे अहम खबर क्या निकल कर आई? देखिए, वहां से कई इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं, लेकिन अगर एक चीज पर फोकस करना हो तो वो है 22nd आसियान इंडिया एनुअल समिट, जो इसी के साथ हुई। अच्छा। और उसमें जो सबसे बड़ी घोषणा थी वो थी 2026 को आसियान इंडिया ईयर ऑफ मैरीटाइम कोऑपरेशन के रूप में मनाने की। अच्छा, मैरीटाइम कोऑपरेशन, ये सुनने में काफी भारी भरकम शब्द लगता है। एक आम समझ के लिए इसका क्या मतलब है? क्या इसका मतलब सिर्फ नेवी की एक्सरसाइजेज है? नहीं, ये उससे कहीं ज्यादा है।
ये एक बहुत ही स्ट्रेटेजिक कदम है। इसका मतलब है समुद्री ट्रेड रूट्स को सुरक्षित करना, पायरेसी को रोकना, इलीगल फिशिंग पर लगाम लगाना और डिजास्टर मैनेजमेंट में भी एक दूसरे की मदद करना। खासकर इंडो पैसिफिक रीजन में चीन के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए, जहां वो 9 डैश लाइन जैसे क्लेम्स करता है, आसियान कंट्रीज के साथ मिलकर मैरिटाइम सिक्योरिटी पर काम करना इंडिया के लिए बहुत जरूरी हो जाता है। तो एक तरह से ये इस पूरे रीजन में एक रूल बेस्ड ऑर्डर बनाए रखने की कोशिश है। एग्जैक्टली। और ये आसियान सेंट्रलिटी को भी सपोर्ट करता है। मतलब इस रीजन के फैसलों में आसियान का सेंट्रल रोल होना चाहिए। समझ गए। और इस समिट में क्या हुआ? मैंने सुना है कि आसियान ग्रुप अब थोड़ा बड़ा हो गया है। हाँ, ये दूसरी बड़ी खबर है। टिमोर लेस्टे, जिसे ईस्ट टिमोर भी कहते हैं, वो ऑफिशियल तौर पर आसियान का 11th मेंबर बन गया है। अच्छा। ये साउथ ईस्ट एशिया की जियोपॉलिटिक्स में एक इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है। इसके अलावा सस्टेनेबल टूरिज्म पर एक जॉइंट स्टेटमेंट अडॉप्ट हुआ और एक नया प्लान ऑफ एक्शन 2026-2030 भी तैयार किया गया है। तो आसियान के साथ रिश्ते और मजबूत हो रहे हैं। अब जरा ईस्ट से वेस्ट की तरफ चलते हैं। यूके के प्राइम मिनिस्टर की इंडिया विजिट भी काफी चर्चा में रहे। इस पार्टनरशिप में टेक्नोलॉजी पर इतना ज्यादा जोर क्यों दिया जा रहा है? ये एक बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, कोविड पैंडेमिक और उसके बाद रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट ने दुनिया को एक चीज सिखा दी है। क्या? कि आप क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज और उनकी सप्लाई चेन्स के लिए किसी एक देश पर, खासकर चीन पर, निर्भर नहीं रह सकते। सही बात है। इसलिए अब इंडिया और यूके जैसे देश मिलकर टेक्नोलॉजी और क्रिटिकल मिनरल्स की एक ऑल्टरनेट, एक सिक्योर सप्लाई चेन तैयार कर रहे हैं। इसीलिए आपको टेक्नोलॉजी सिक्योरिटी इनिशिएटिव यानी TSI के अंदर इतनी एक्टिविटी दिख रही है। तो इस TSI के अंदर आखिर हो क्या रहा है? कुछ आसान शब्दों में बता सकते हैं? जरूर। इसमें 3-4 अहम चीजें हैं। पहला, एक कनेक्टिविटी एंड इनोवेशन सेंटर बन रहा है। इसमें फ्यूचर टेक्नोलॉजीज जैसे 6G पर काम होगा। इसके लिए एक AI नेटिव नेटवर्क बनाया जाएगा। मतलब एक ऐसा स्मार्ट नेटवर्क जो ट्रैफिक को खुद ही मैनेज करेगा। ओके। साथ ही नॉन टेरेस्ट्रियल नेटवर्क्स या NTNs पर भी फोकस है। आसान भाषा में इसका मतलब है सैटेलाइट से डायरेक्ट कम्युनिकेशन। अच्छा, मतलब दूर दराज के इलाकों तक भी हाई स्पीड इंटरनेट पहुंचाने के लिए? बिल्कुल, ये तो काफी फ्यूचरिस्टिक है। और AI और मिनरल्स का क्या? AI के लिए एक जॉइंट सेंटर फॉर AI बन रहा है जो हेल्थ केयर और क्लाइमेट चेंज जैसे सेक्टर्स में रिस्पॉन्सिबल AI को बढ़ावा देगा। और जो आपने मिनरल्स की बात की, उसके लिए यूके इंडिया क्रिटिकल मिनरल सप्लाई चेन ऑब्जर्वेटरी का फेज 2 लॉन्च हुआ है। क्रिटिकल मिनरल्स जैसे लिथियम और कोबाल्ट? हाँ बिल्कुल, ये हमारे फोन से लेकर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स तक हर चीज के लिए जरूरी हैं। इस फेज 2 में और भी मिनरल्स कवर होंगे और IIT ISM धनबाद में एक नया सैटेलाइट कैंपस भी खुलेगा। ये सब आत्मनिर्भरता की दिशा में एक बड़ा कदम है। टेक्नोलॉजी पर तो बात हुई, लेकिन शायद सबसे ज्यादा चर्चा ट्रेड और एजुकेशन पर होती है, खास करके स्टूडेंट्स के लिए। क्या यूके विजिट से कोई अहम खबर आई? हाँ बिल्कुल, एक लैंडमार्क डेवलपमेंट ये है कि 2 यूके यूनिवर्सिटीज, क्वींस यूनिवर्सिटी बेलफास्ट और कॉवेंट्री यूनिवर्सिटी को गिफ्ट सिटी गुजरात में अपने ब्रांच कैंपस खोलने की अनुमति मिल गई है। अरे वाह, ये तो पहली बार हो रहा है। जी, ये पहली बार है कि फॉरेन यूनिवर्सिटीज इस तरह इंडिया में अपने कैंपस सेटअप कर पाएंगी। और ट्रेड पर जॉइंट इकोनॉमिक एंड ट्रेड कमिटी JETCO को रीसेट किया जा रहा है। किस लिए? ताकि सीटा यानी कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक एंड ट्रेड एग्रीमेंट पर चल रही बातचीत को तेजी मिल सके। ओके, अब EU की बात करते हैं। एक न्यू स्ट्रेटेजिक EU इंडिया एजेंडा अप्रूव हुआ है। इसके 5 प्रायोरिटी पिलर्स क्या हैं? ये एजेंडा एक तरह से EU इंडिया एंगेजमेंट का फ्यूचर रोड मैप है। इसके 5 पिलर्स हैं: प्रॉस्पेरिटी, टेक्नोलॉजी, सिक्योरिटी, कनेक्टिविटी और इनेबलर्स। इसमें हमारे एस्पिरेंट्स के लिए सबसे जरूरी क्या है? मेरे हिसाब से 2 चीजें। एक तो प्रॉस्पेरिटी पिलर के तहत FTA और इन्वेस्टमेंट प्रोटेक्शन एग्रीमेंट पर जोर, और दूसरा कनेक्टिविटी पिलर जिसमें इंडिया, मिडल ईस्ट, यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर IMEC और EU के ग्लोबल गेटवे इनिशिएटिव को सपोर्ट करना शामिल है। ये IMEC तो बहुत एम्बिशियस प्रोजेक्ट है। बिल्कुल, और ये दिखाता है कि इंडिया और EU कैसे मिलकर चाइना के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का एक ऑल्टरनेटिव बनाने की कोशिश कर रहे हैं। और एक डेटा पॉइंट भी था शायद EU और इंडिया के ट्रेड को लेकर। हाँ, EU इंडिया का सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है। 2024 में गुड्स ट्रेड 100 बिलियन यूरो से ज्यादा का था। तो ये पार्टनरशिप काफी मजबूत है। अच्छा, EU जैसे बड़े इकोनॉमिक ब्लॉक के अलावा इंडिया की फॉरेन पॉलिसी में स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी का एक और पहलू है। क्या? ऐसे देशों से रिश्ते मजबूत करना जो जियोपॉलिटिकल बैलेंस में अहम भूमिका निभाते हैं। और इसका सबसे बेहतरीन उदाहरण है मंगोलिया। हाँ, आपने बिल्कुल सही पॉइंट पकड़ा। मंगोलिया के साथ हमारी स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप की 10th एनिवर्सरी इसीलिए खास है। मंगोलिया हमारे लिए एक थर्ड नेबर और स्पिरिचुअल नेबर है। आप देखिए, चीन और रशिया के बीच फंसा हुआ ये देश इंडिया को एक जियोपॉलिटिकल बैलेंसर के रूप में देखता है। इसमें सबसे दिलचस्प बात कल्चरल और स्पिरिचुअल कोऑपरेशन लगती है। ये इकोनॉमिक डील से कितना अलग है? बहुत अलग है। ये इंडिया की सॉफ्ट पावर का बेहतरीन इस्तेमाल है। इस बार इंडिया सारीपुत्र और मोदगल्यायन के पवित्र अवशेष मंगोलिया भेजेगा। अच्छा, सोचिए, ये हमारे हजारों साल पुराने बुद्धिस्ट रिश्तों को एक नया आयाम देता है। साथ ही 1 मिलियन पुराने बुद्धिस्ट मैन्यूस्क्रिप्ट्स को डिजिटाइज करने में इंडिया मदद करेगा
और एक नालंदा गंदन मोनेस्ट्री लिंक भी एस्टैब्लिश किया जाएगा। ये वो चीजें हैं जो गुडविल और ट्रस्ट बनाती हैं। बिल्कुल, जो सिर्फ ट्रेड डील से नहीं बन सकता। और इकोनॉमिक फ्रंट पर वहां भी काम हो रहा है। इंडिया ने मंगोल ऑयल रिफाइनरी प्रोजेक्ट के लिए अपने 1.7 बिलियन लाइन ऑफ क्रेडिट का सपोर्ट जारी रखा है। ये रिफाइनरी मंगोलिया की रशिया पर एनर्जी डिपेंडेंसी को कम करेगी। ओके। इसके अलावा मंगोलियन नागरिकों को फ्री ई वीजाज, थर्ड कंट्री पोर्ट एक्सेस और यूरेनियम जैसे क्रिटिकल मिनरल्स में कॉपरेशन पर भी बात हुई है। और हाँ, हमारी जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइजेस, नोमैडिक एलिफेंट और खान क्वेस्ट तो पहले से ही चल रहे हैं। तो हमने देखा कि कैसे इंडिया अलग अलग पार्टनर्स के साथ एंगेज कर रहा है, लेकिन डिप्लोमेसी सिर्फ 2 देशों तक सीमित नहीं होती। अब सेक्शन 2 पर आते हैं, ग्लोबल फोरम्स एंड एग्रीमेंट्स। इंडिया अब इन ग्लोबल मंचों पर भी एक अहम रोल निभा रहा है, अक्सर ग्लोबल साउथ यानी डेवलपिंग कंट्रीज की आवाज बनकर। बिल्कुल। क्या सवेला फोरम ऑन डेट इसका एक उदाहरण है? हाँ बिल्कुल, इस फोरम को 16th UN CTAT सेशन में लॉन्च किया गया और इसका मकसद ही डेवलपिंग कंट्रीज के बढ़ते डेट क्राइसिस को एड्रेस करना है। इसे स्पेन लीड कर रहा है UNCTAD और UNDESA के सपोर्ट से। ये डेट क्राइसिस आखिर है कितना गंभीर? क्या आंकड़े इतने चिंताजनक हैं कि एक अलग फोरम बनाना पड़ा? आंकड़े काफी चिंताजनक है। सोर्सेस के मुताबिक 2024 में ग्लोबल पब्लिक डेट $102 ट्रिलियन तक पहुंच गया है। $102 ट्रिलियन? हाँ, और इसमें से 31 ट्रिलियन सिर्फ डेवलपिंग कंट्रीज का है। सबसे डरावनी बात यह है कि लगभग 3.4 बिलियन लोग ऐसे देशों में रहते हैं जहां सरकार डेट चुकाने पर हेल्थ या एजुकेशन से ज्यादा खर्च कर रही है। बाप रे, मतलब जब कर्ज चुकाने का बोझ इंसानी विकास से बड़ा हो जाए तो समझ लीजिए कि सिचुएशन असाधारण है। तो एक तरफ हम आर्थिक संकट सुलझाने की बात कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ पुराने सिक्योरिटी थ्रेट्स भी सर उठा रहे हैं। रशिया ने प्लूटोनियम मैनेजमेंट एंड डिस्पोजिशन अग्रीमेंट यानी PMDA से विड्रॉ कर लिया है। ये सुनने में काफी गंभीर लगता है। ये बहुत ही चिंताजनक खबर है और ये ग्लोबल आर्म्स कंट्रोल के ढांचे को कमजोर करती है। ये PMDA था क्या असल में? PMDA, जो 2000 में US और रशिया के बीच साइन हुआ था, एक लैंडमार्क ट्रीटी थी। इसका मकसद था दोनों देशों के पास मौजूद एक्स्ट्रा वेपन्स ग्रेड प्लूटोनियम को नष्ट करना, ताकि उसे दोबारा हथियारों में इस्तेमाल ना किया जा सके। एग्जैक्टली। दोनों ने 34 मीट्रिक टन प्लूटोनियम डिस्पोज करने का कमिटमेंट किया था। तो अब रशिया के पीछे हटने का क्या मतलब है, आसान शब्दों में? आसान शब्दों में इसका मतलब है कि अब रशिया पर अपने हथियारों के प्लूटोनियम को नष्ट करने की कोई अनिवार्यता नहीं है। वो इस मटेरियल को अपने पास रख सकता है। तो ये एक तरह से परमाणु हथियारों की एक नई दौड़ शुरू होने का संकेत हो सकता है? हो सकता है। जियोपॉलिटिकल टेंशंस के इस दौर में ये दिखाता है कि पुरानी ट्रीटीज जो कोल्ड वॉर के बाद शांति स्थापित करने के लिए बनाई गई थी, अब टूट रही हैं। ये आगे आने वाले खतरे का संकेत है। खैर, इन्हीं ग्लोबल मुद्दों के बीच UN में इंडिया के लिए एक अच्छी खबर आई। इंडिया UN ह्यूमन राइट्स काउंसिल के लिए री-इलेक्ट हो गया है। हाँ, इंडिया 7वीं बार अनअपोज्ड इलेक्ट हुआ है 2026 से 2028 के टर्म के लिए। UNHRC जो 2006 में बनी थी, एक अहम इंटर गवर्नमेंटल बॉडी है। इसमें कितने मेंबर्स होते हैं? इसमें 47 मेंबर स्टेट्स होते हैं, जिन्हें UN जनरल असेंबली 3 साल के लिए चुनती है। इसका काम दुनिया भर में ह्यूमन राइट्स की स्थिति पर नजर रखना है, यूनिवर्सल पीरियोडिक रिव्यू कंडक्ट करना है और जरूरत पड़ने पर इन्वेस्टिगेशंस भी करना है। और इसके साथ ही एक और इंटरनेशनल कन्वेंशन चर्चा में है, जिसे ईरान ने रैटिफाई किया है, इंटरनेशनल कन्वेंशन फॉर द सप्रेशन ऑफ द फाइनेंसिंग ऑफ टेररिज्म। ये भी एक पॉजिटिव डेवलपमेंट है। ये कन्वेंशन 1999 में अडॉप्ट हुई थी और इसका सीधा सा मकसद है टेररिज्म को फंड करने को एक क्रिमिनल ऑफेंस बनाना। मतलब कोई भी व्यक्ति या संगठन जो आतंकवादी गतिविधियों के लिए पैसा देता है, उसे इसके तहत दोषी ठहराया जा सकता है। इंडिया इसे पहले ही रैटिफाई कर चुका है। ईरान का इसे अब रैटिफाई करना शायद फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स यानी FATF जैसे मंचों से उस पर बन रहे प्रेशर का नतीजा हो सकता है। तो अब सेक्शन 3 पर आते हैं, एरियाज इन कॉन्फ्लिक्ट इन न्यूज। ये सारी डिप्लोमेसी असली दुनिया के कॉन्फ्लिक्ट्स के बीच होती है और हमारे एस्पिरेंट्स के लिए मैप बेस्ड क्वेश्चंस बहुत जरूरी है। बिल्कुल। चलिए 2 ऐसे रीजन्स पे नजर डालते हैं जो खबरों में रहे। पहला है म्यांमार का सागाइंग रीजन। हाँ, सागाइंग रीजन इसलिए न्यूज में है क्योंकि फरवरी 2021 के मिलिट्री कू के बाद से ये रेजिस्टेंस का एक गढ़ बन गया है। अच्छा। यहाँ मिलिट्री और प्रो डेमोक्रेसी फोर्सेस के बीच लगातार कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, जिससे ह्यूमन राइट्स का गंभीर संकट पैदा हो गया है और इसका असर हमारे बॉर्डर स्टेट्स पर भी पड़ता है। एग्जाम के पर्सपेक्टिव से अगर किसी को इस रीजन का मैप देखना हो तो उसे किन चीजों पर ध्यान देना चाहिए? सबसे पहले इसकी बॉर्डर्स देखें। ये इंडिया के 4 स्टेट्स मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश से लगता है। ओके। इसके अलावा इसकी सीमा चीन से भी मिलती है। दूसरा, यहाँ से बहने वाली नदियां इरावदी और उसकी सहायक नदी चिंदविन इस रीजन की लाइफलाइन है। इसकी ज्योग्राफी जो पहाड़ी है और घने जंगलों से भरी है, इसे गुरिल्ला वॉरफेयर के लिए अनुकूल बनाती है, जो कि वहां हो भी रहा है। और दूसरा रीजन है मेडागास्कर की कैपिटल एंटानारिवो। वहां क्या हुआ? वहां की खबर अलग है।
एंटानारेवो में जेन ज़ी यानी नौजवान सड़कों पर उतर आए और उनके एंटी गवर्नमेंट प्रोटेस्ट इतने बड़े हो गए कि वहां पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी हो गई और सरकार गिर गई। तो ये एक तरह से यूथ मूवमेंट्स की पावर को दिखाता है। हाँ, बिल्कुल दिखाता है कि आज के दौर में सोशल मीडिया से ऑर्गेनाइज हुए यूथ मूवमेंट्स कितने पावरफुल हो सकते हैं। और मैडागास्कर की ज्योग्राफी में क्या खास है? इसके ज्योग्राफिकल फीचर्स बहुत यूनिक हैं। पहले तो ये इंडियन ओशन में अफ्रीका के ईस्ट कोस्ट के पास है और दुनिया का सेकेंड लार्जेस्ट आइलैंड कंट्री है। लेकिन इसकी सबसे खास बात है इसकी बायोडाइवर्सिटी। दुनिया से अलग थलग होने के कारण यहाँ के लगभग 90% फ्लोरा और फौना एंडेमिक हैं। एंडेमिक मतलब वो दुनिया में और कहीं नहीं पाए जाते हैं। लीमर्स इसका सबसे फेमस उदाहरण है। ये एक ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है। तो आज हमने इंडिया के बढ़ते इंटरनेशनल एंगेजमेंट्स को देखा, आसियान से लेकर यूके और ईयू तक और मंगोलिया जैसे स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स तक। बिल्कुल। साथ ही हमने ग्लोबल डेट, न्यूक्लियर सिक्योरिटी और ह्यूमन राइट्स से जुड़े अहम मुद्दे भी समझे। हाँ, और अगर हम इस सबको जोड़कर देखें तो एक पैटर्न साफ दिखता है। क्या? आज के मल्टीपोलर वर्ल्ड में इंडिया किसी एक कैंप का हिस्सा नहीं है। एक तरफ हम क्वाड जैसे ग्रुपिंग्स का हिस्सा हैं, तो दूसरी तरफ एससीओ और ब्रिक्स में भी एक्टिव है। हम यूके के साथ 6G पर काम कर रहे हैं और ग्लोबल साउथ के लिए डेट रिलीफ की बात भी कर रहे हैं। यही इंडिया की स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी और मल्टी अलाइनमेंट की पॉलिसी है। बिल्कुल। और इस चर्चा के अंत में हम लिसनर्स के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। जरूर। जैसा कि इस पूरी चर्चा से साफ है, इंडिया एक ही समय में वेस्ट का एक हाईटेक पार्टनर भी बनना चाहता है और डेवलपिंग कंट्रीज यानी ग्लोबल साउथ का लीडर भी। अभी तो ये आगे बढ़ रहा है, लेकिन क्या ये दोनों रोल हमेशा कंपैटिबल रहेंगे या आगे जाकर किसी ग्लोबल मुद्दे पर इन दोनों रोल्स के बीच एक टकराव पैदा हो सकता है? इस पर जरूर विचार कीजिएगा।